सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। चीन से जुड़ी एक और आशंका सच साबित हो गई है। अगस्त 2023 में रक्षा मंत्री ली शांगफू अचानक से गायब हो गए थे। अब उनकी बर्खास्तगी की खबर सामने आई है। सरकार ने ना तो कोई वजह इसके पीछे बताई, ना ही नया रक्षा मंत्री घोषित किया, और तो और शांगफू अभी भी गुमशुदा ही हैं। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री चिन गांग भी इसी परंपरा के शिकार बने। वो जून 2023 में आखिरी बार पब्लिक में दिखाई दिए थे। जुलाई में उनकी कुर्सी छिन गई थी। चिन गांग भी लापता चल रहे हैं। दिलचस्प ये है कि दोनों लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते थे। उन्हें इसी बरस कैबिनेट में जगह मिली थी। वे जिनपिंग के फ्यूचर प्लान का हिस्सा थे, मगर बड़े अजीब ढंग से उन्हें ठिकाने लगाया गया। चीन में उद्योगपतियों और सेलिब्रिटीज का गुम होना नया नहीं था, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री भी सेफ नहीं रहे। तो आज हम जानेंगे ली शांगफू के साथ आखिर क्या हुआ, गायब होने वाले मंत्री बर्खास्त क्यों हो जाते हैं और क्या शी जिनपिंग के हाथों से कंट्रोल छूट रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। चीन में मंत्रियों को जमीन निगल रही है या आसमान खा रहा है, इसका पता लगाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। पहले सेना के बड़े अधिकारी गायब हुए, फिर विदेश मंत्री और अब रक्षा मंत्री। पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। कैसा पैटर्न? पहले लोग पब्लिक से ओझल होते हैं, उनका मीटिंग्स में दिखना बंद हो जाता है, सफाई दी जाती है, मंत्री जी बीमार हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कुछ समय बाद खबर आती है मंत्री जी की छुट्टी हो गई है। चिन गांग और ली शांगफू इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। शांगफू से पहले चीनी सेना की रॉकेट यूनिट के 2 बड़े अधिकारियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज हमारा फोकस शांगफू पर रहेगा। उनकी कहानी क्या है? शांगफू का जन्म चीनी सेना के एक वरिष्ठ कमांडर के घर हुआ था 1958 के बरस में। उनके पिता माओ के करीबी थे। लॉन्ग मार्च और कोरियन वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया था। शांगफू ने सेना की डिफेंस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, फिर सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में नौकरी शुरू की। उनकी निगरानी में चीन ने पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। 2015 से 2017 तक स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को उन्होंने लीड किया। इस फोर्स का काम स्पेस और साइबर वॉरफेयर की तकनीक का विकास करना था। 2016 में उन्हें डिप्टी कमांडर बना दिया गया। 2017 में उन्हें सेना के लिए साजो सामान खरीदने वाली टीम का मुखिया बना दिया गया। इस दौरान चीन ने सुखोई फाइटर जेट्स और S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे। 2018 में अमेरिका ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। और फिर आया अक्टूबर 2022। चीन में नेशनल कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है। इसकी बैठक 5 बरस में एक बार होती है। इसमें अगले 5 बरस के लिए पार्टी के शीर्ष अधिकारियों का चुनाव होता है। भविष्य की योजनाओं पर भी फैसला लिया जाता है। चीन 1 पार्टी स्टेट है, यानी एक पार्टी का यहाँ वर्चस्व है। CCP ही सरकार चलाती है, सेना को भी चलाती है। चीन की सेना का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये CCP का हिस्सा है। सेना का कंट्रोल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि CMC करती है। इसमें आमतौर पर 7 सदस्य होते हैं। ये लोग देश की सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ संबंधों से जुड़ी नीतियां भी तय करते हैं। परंपरा ये रही है कि CMC के मुखिया पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते हैं। ये कुर्सी फिलहाल शी जिनपिंग के पास है। खैर, CMC के 7 में से 2 पदों पर सिविलियन नेता होते हैं, बाकी पर सेना के बड़े अफसरों को जगह दी जाती है। अक्टूबर 2022 की बैठक में 3 मेंबर्स को बदला गया। एक कुर्सी ली शांगफू के हिस्से आई, फिर मार्च 2023 में उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया। बहुतों के लिए फैसला बड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन जिनपिंग बहुत सोच समझकर शांगफू को अपने करीब लाए थे। उस समय 3 वजहें गिनाई गईं। पहली, सेना में आधुनिकता। 2012 में सत्ता में आने के बाद से जिनपिंग आर्मी को मॉडर्न बनाने पर जोर दे रहे थे। स्पेस और साइबर वॉरफेयर के विकास पर खूब खर्च किया जा रहा था। स्ट्रैटेजिक फोर्स का गठन इस योजना का हिस्सा था। दूसरी वजह शांगफू के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई थी। जिनपिंग ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करना चाहते थे जिसके पास टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान हो और जो पार्टी के प्रति वफादार भी हो। तीसरी वजह थी अनुभव। शांगफू ने सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लेकर हथियारों के विकास और खरीदारी में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान मिलिट्री के अलग अलग विभागों में उन्होंने काम किया, दूसरे देशों के साथ सौदा भी किया। तीसरा कार्यकाल हासिल करने के बाद जिनपिंग ने भविष्य को ध्यान में रखकर काम करना शुरू किया। इसी के तहत वफादार, जिम्मेदार और अनुभवी लोगों को पावर सर्कल में जगह भी दी गई। शांगफू काफी हद तक जिनपिंग की उम्मीदों पर खरा उतरे। डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर ली का कार्यकाल ठीक ठाक रहा। बतौर मंत्री अप्रैल 2023 में पहले विदेश दौरे पर वो रूस गए। वहां राष्ट्रपति पुतिन से मिले।
संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। उसी महीने भारत भी आए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की। 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद पहली बार कोई चीनी रक्षा मंत्री भारत आया था। जून 2023 में अमेरिका के साथ संबंधों पर बड़ा बयान दिया। बोले, युद्ध दोनों के लिए असहनीय होगा, बातचीत ज्यादा जरूरी है। इस बयान को समझदारी भरे कदम के तौर पर देखा गया। चर्चा चली कि चीन अपनी नीति बदल रहा है। वो डिफेंस में भी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का रास्ता अपना रहा है। ये चीन की तयशुदा नीति में हुआ एक बड़ा बदलाव था। फिर 29 अगस्त को बीजिंग में सिक्योरिटी फोरम को संबोधित उन्होंने किया। उसके बाद से ली शांगफू गायब हो गए। सितंबर में सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसी की जांच चल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया है। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कभी नहीं की। फिर 24 अक्टूबर को सरकारी मीडिया ने उनकी बर्खास्तगी की खबर चला दी। उन्हें स्टेट काउंसलर के पद से भी हटा दिया गया। इस पोस्ट का रुतबा आम मंत्रियों से ऊपर होता है। इस मसले को विस्तार से समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ाने वाले डॉक्टर स्वर्ण सिंह से बात की। पूछा, चीन में रक्षा मंत्री का क्या रोल होता है? ली शांगफू की बर्खास्तगी कितनी बड़ी घटना है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। चीन के रक्षा मंत्री का मुकाबला भारत के रक्षा मंत्री से या ब्रिटानिया के रक्षा मंत्री या अमेरिका के रक्षा मंत्री से करते हैं तो शायद ये समझना जरूरी होगा कि चीन में पार्टी का प्रशासन है, सरकार का प्रशासन एक तरह से उसका प्रतिबिंब है। तो रक्षा मंत्री अपने आप में उतने ये कहें कि शक्ति का स्रोत नहीं है चीन की, जितना वहां का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में जो वाइस चेयरमैन है या शी जिनपिंग चेयरमैन है या और उसके मेंबर्स जो हैं, तो जो स्रोत है पावर का चीन में रक्षा के नजरिए से वो पार्टी का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और सभी मंत्रालयों में आप देखें कि पार्टी ही एक तरह से जो ओवरसीइंग होता है कि किस तरह से कार्यक्रम चलेगा। तो निर्णय मोटे तौर पे कहा जाए कि निर्णय तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में लिए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये रक्षा मंत्रालय का काम होता है। तो केवल इतना उनका उसमें कह सकते हैं कि योगदान होता है कि जो निर्णय पार्टी ले रही है उनका लगातार उनका कार्यान्वयन होना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि चीन के रक्षा को लेकर कोई चिंता होनी चाहिए कि रक्षा मंत्री हटाए गए हैं, और उनके तो किसी दूसरे को अभी रक्षा मंत्री बनाया भी नहीं गया है। तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई रक्षा की जो सुदृढ़ता है, जो ताकत है, उसमें कमजोरी आने की कोई चिंता का विषय है ये। विदेश मंत्री चिन गांग और अब रक्षा मंत्री ली शांगफू दोनों लगभग एक ही पैटर्न पर पहले पब्लिक से गायब हुए, फिर उन्हें उनकी कुर्सी से हटा दिया गया। अभी तक कोई वजह नहीं बताई गई है। इस पैटर्न के पीछे का क्या कारण है? गायब होने वाले मंत्री बर्खास्त क्यों हो जाते हैं? तो पहली बात तो ये कि चीन से ये लगातार खबरें आती रहती हैं और वही सिलसिला भी है। फर्क केवल ये है शायद कि ये तीसरा कार्यकाल है राष्ट्रपति शी जिनपिंग का, और जबकि लगातार पिछले 2 कार्यकालों में वो अपनी एक तरह से टीम जो है वो बना चुके हैं, और अब लगता है कि तीसरे कार्यकाल में उनको इस तरह से नेताओं को हटाना और गायब करना क्यों पड़ रहा है। हालांकि ये उनकी अपनी टीम के ही लोग हैं। ये औपचारिक स्तर पर वो हम हमेशा सुनते हैं बात, या तो स्वास्थ्य का कारण दिया जाता है या फिर करप्शन की बात होती है। मुझे लगता है कि हमेशा से जब से चीन बना है, कम्युनिस्ट चीन बना है, तब से ही लॉयल्टी हमेशा से पहला कारण रहता है कि जब भी जो नंबर 1 जो नेता हैं, चाहे वो माओ हो या वो शी जिनपिंग हो, उनको किसी की लॉयल्टी पर थोड़ा सा शक होता है, तभी इस तरह का जो है हादसा या घटना होती है। और अब तो लोग अक्सर मानते हैं कि कल्चरल रिवॉल्यूशन तो हुआ था माओ के समय में, पर यदि किसी भी चीन के नेता ने इतने बड़े क्रैकडाउन और परचेज किए हैं तो शायद माओ के बाद आज शी जिनपिंग के राष्ट्रपति के होने के दौरान ऐसा हुआ है। पर एक छोटी सी बात हमेशा याद रखें कि कभी कभी इतिहास में देखें तो परचेज जिनको इस तरह से गायब या हटाया जाता है वो बाद में मशहूर नेता भी बन जाते हैं। तंग शाओपिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है कि माओ ने कई बार उनको
गायब करने की कोशिश की, उनको पर्ज करने की कोशिश की, पर बाद में वो चीन के सबसे बड़े नेता के नजरिए से उभरे। तो ये नेता जो हटाए जा रहे हैं, शायद भविष्य में ये प्रसिद्ध नेता भी बन सकते हैं। चिन गांग और ली शांगफू दोनों शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद लोगों में से थे। इसी साल उन्हें कैबिनेट का हिस्सा भी बनाया गया था। कहा गया कि वे जिनपिंग के फ्यूचर प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों की कुर्सी छिन चुकी है। क्या जिनपिंग का मन बदल गया है या उनका फ्यूचर प्लान बदल गया है? भरोसेमंद माने जाने वाले लोगों को हटाया क्यों जा रहा है? जाहिर है कि ये मार्च में स्टेट काउंसिल का गठन होता है, जिसमें जैसा आपने कहा कि चिन कांग विदेश मंत्री बने, ली शांगफू रक्षा मंत्री बने वहां, और फिर 3 महीने बाद जुलाई में चिन कांग को हटाया जाता है और अब अक्टूबर में ली शांगफू को हटाया जाता है। तो इतने समय में क्या हुआ जिससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा? यदि घटनाक्रम इस तरह से देखा जाए कि पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तो जो समस्या है इस वक्त चीन में, वो आर्थिक व्यवस्था की जो वृद्धि दर है उसकी वृद्धि दर में कमी आई है, और खासकर उनका जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें एक के बाद एक जो है वो कंपनीज जो है वो बैंकरप्ट नजर बनती जा रही हैं। बहुत इंस्टेबिलिटी है आर्थिक व्यवस्था में, और उसके साथ साथ जो उनकी लगातार तनाव अमेरिका के साथ चल रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, ट्रेड को लेकर हो, टेरिफ्स को लेकर हो, ताइवान को लेकर हो। कुछ तो ये भी मानते हैं कि क्योंकि अगस्त में आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी ताइवान आई थी और बहुत टेंशन, बहुत तनाव बना था ताइवान को लेकर, और ठीक उसी वक्त 29 अगस्त के बाद रक्षा मंत्री ली शांगफू पब्लिक में नहीं नजर आए उसके बाद। तो ये जो घटनाक्रम बहुत ही तात्कालिक है, उनके नजरिए से भी देखा जा सकता है कि क्या राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने नेतृत्व को लेकर चिंता है, कुछ उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता की अटकलें हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी अटकलें हैं, पर जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें कमजोरी साफ नजर आती है और अमेरिका से तनाव साफ नजर आता है। तो ये जो अंदरूनी अस्थिरता है, एक तरह से माहौल है, उसमें अपना नेतृत्व किस तरह से सुदृढ़ बनाया जाए, शायद उसको लेकर भी इस तरह के कुछ अचानक निर्णय लेने पड़े हो सकते हैं। चीन में ताकतवर लोगों का लापता होना कोई नई घटना नहीं है। कई बड़े बिजनेस पर्सन और एक्टर्स के साथ ऐसा हो चुका है। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा का उदाहरण कौन भूल सकता है, लेकिन मंत्रियों के साथ ऐसा शायद ही कभी हुआ था। क्या सरकार कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है? चीन में मंत्रियों का मुझे लगता है कि अहमियत उतनी नहीं होती जितना पार्टी के जो फोरम्स हैं उसमें आपका कहाँ पर स्थान है, आप पॉलिट ब्यूरो में हैं या सेंट्रल कमेटी में हैं या नहीं हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। तो मंत्रियों के हटने का या सेना के उच्च अधिकारियों के हटने का या फिर दूसरे लोगों के हटने का, मुझे लगता है आपको पार्टी के नजरिए से देखना पड़ता है कि उनका पार्टी में क्या स्थान था और वहां कितना ऊंचा उनका जो है औहदा था और कहाँ से उनको हटाया गया है। जैसे हाल ही में उनको मंत्रालय से हटाया गया और उनको स्टेट काउंसिल से भी हटाया गया है। तो ये तो सरकार के मंत्री हैं जिनको हटाया गया है, पर नेतृत्व कितना सक्षम है, सुदृढ़ है, वो पार्टी में क्या हो रहा है उसको देख के समझना होगा। और पार्टी के लोगों को आप देखें, हमेशा मैंने कहा जब जब सत्ता में हस्तांतरण होता है या सत्ता में जो सबसे नंबर 1 जो नेता है, जैसे माओ थे तो लिंपियाओ अफेयर हुआ था उस वक्त एक, और वैसे मैंने कहा जैसे पहली बार शी जिनपिंग जनरल सेक्रेटरी महासचिव बने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उस वक्त बहुत लोग बात कर रहे थे कि चुंगछिंग एक प्रोविंस का एक शहर है, वहां के पार्टी सेक्रेटरी पोशी लाए थे कि वो शायद उत्तराधिकारी हैं और वो अगले नेता बनेंगे हु चिंताओं के बाद। और हमने देखा शी जिनपिंग बने और पोशी लाए को इसी तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया, जेल में डाला गया, वो गायब है। तो ये सत्ता के हस्तांतरण से तो हमेशा से होता था, पर ये एक ही नेता के तीसरे कार्यकाल में अपनी ही टीम के 2 मंत्रियों को हटाना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा असमंजस पैदा करता है। और इसके मैंने जैसे कहा कि इसके तथ्य अभी तो सामने नहीं आएंगे, अभी तो केवल
जो व्याख्या होगी कि वो स्वास्थ्य ठीक नहीं था या करप्शन था या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये सब चीजें बताई जा रही हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप में कारण हो सकती हैं कि इतने दो उच्च स्तर के मंत्रियों को, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों को ऐसे अचानक हटाया जाए। चिनगांग या ली शांगफू या जैक मा की तरह गायब होने वाले लोग पब्लिक में जल्दी दिखते नहीं हैं। उन्हें आम जनमानस से लगभग समेट दिया जाता है। ये लोग आखिर कहाँ जाते हैं? पर्दे के पीछे उनके साथ क्या होता है? बहुत से देशों में हाउस अरेस्ट जिसको हम मानते हैं कि आपको सार्वजनिक रूप में नजर ना आने की एक तरह से आपके ऊपर अंकुश लगाया जाता है, ताकि आप कुछ ऐसा जनता से आकर ना कहें जो और भी परेशानी खड़ी कर सकता है नेतृत्व के लिए, या खलबली खड़ी कर सकता है नेतृत्व के लिए। तो ये एक तरीका है जो अलग अलग देशों में ऐसे आप देख सकते हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल गायब कर दिया गया, वो हैं और देर सवेर वो फिर से नजर आना शुरू हो जाएंगे। और उनको फिलहाल जब तक वो, आप देखें कि तात्कालिक जो परेशानी है, संकट है नेतृत्व के लिए जिसकी वजह से इनको हटाया गया है, वो जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता है इनको सार्वजनिक रूप से सामने आने से रोका जाएगा। और जब उनको लगेगा कि अभी बात, ये चिंता का विषय खत्म हो चुका है, तो फिर ये सामने आएंगे। पर क्या ये सामने आने के बाद अपनी बात रखेंगे, अपनी सोच आगे बढ़ाना चाहेंगे, या चुपचाप ऐसे एक जीवन व्यतीत करना चाहेंगे जिसमें वो बिल्कुल कुछ बदलाव नहीं लाना चाहते, जो जैसा चल रहा है चलने देना चाहते हैं? तो वो उनका अपना विकल्प है, उनको सोचना होगा कि क्या होगा। पर जैसे मैंने कहा कि ऐसा भी हुआ है, जैसे तंग शॉपिंग के साथ हुआ कि उनको माओ की सरकार के दौरान 2 या 3 बार पर्च किया गया था, हटाया गया था, और बाद में वो इतने बड़े नेता के तरीके से उभरे हैं। तो शी जिनपिंग के बाद कौन नेता बनेंगे? हालांकि तीसरी कार्यकाल में ये दोनों नेताओं को शामिल करने से बहुत लोग इनको भविष्य का नेता भी मानने लगे थे कि शी जिनपिंग के बाद जो सरकार बनेगी, नेतृत्व बनेगा, उनमें ये लोग शामिल होंगे। नंबर 1 होंगे या नहीं होंगे, पर उसमें नेतृत्व में शामिल होंगे, ऐसी सोच थी। और अचानक अब ये बदलाव हुआ है, तो शी जिनपिंग के बाद कौन आएंगे ये अभी तक बिल्कुल इस पर बातचीत ही नहीं हो रही है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद वो चौथा कार्यकाल भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो जाहिर है कि वो चाहेंगे कि वो लॉयल्टी पे ध्यान दें और अपनी टीम को इतना सक्षम बनाएं कि इस तरह के उदाहरण से फिर वो दूसरे जो नेता हैं, जो कभी सोचते भी होंगे अलग तरीके से बात करने की, वो नहीं सोचेंगे। और हालांकि वो नुकसान होता है उससे कि जब केवल यस मैन को ही अपने साथ टीम में रखते हैं, तो आपको जमीन पर क्या हालात हैं उनका अक्सर पता नहीं चलता है। तो वो नेतृत्व के लिए अपने आप में बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। चीन का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इजराइल हमास जंग की अपडेट्स जान लेते हैं। हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग 20वें दिन भी जारी है। अब तक कितना नुकसान हुआ है? इजरायली सरकार के मुताबिक हमास के हमले में 1400 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल के हमलों में गाजा पट्टी में 6500 से अधिक लोगों की जान गई है। इनमें 2700 से अधिक बच्चे हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक में 102 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। हमास को हुए नुकसान का स्पष्ट आंकड़ा अभी तक पता नहीं चला है। 25 अक्टूबर को इजराइल के हमले में अल जजीरा के पत्रकार अल दहदोह की पत्नी और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। परिवार के कई सदस्य मलबे के नीचे दब गए। अल जजीरा कतर का मीडिया संस्थान है। उसने घटना की आलोचना की है। कहा, इजराइल बिना किसी भेदभाव के आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को दखल देकर इसे रुकवाना चाहिए। अगली अपडेट ग्राउंड इन्वेजन से जुड़ी है। इजराइल ने ज़मीनी हमला अभी तक शुरू नहीं किया है। 25 अक्टूबर की रात उसके कुछ टैंक गाजा पट्टी के अंदर घुसे और सेट टारगेट्स पर हमला कर वापस लौट गए। सेना का दावा, हमारा ऑपरेशन सफल रहा, हमारे सभी सैनिक सेफ हैं। 26 अक्टूबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ज़मीनी हमला हमारे प्लान का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने तारीख नहीं बताई। हमास की कैद में मौजूद बंधकों की संख्या 224 पहुंच गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इसकी पुष्टि की। हमास ने 7 अक्टूबर को इन्हें किडनैप किया था। तब से 4 बंधकों को रिहा किया गया है।
इजराइल ने कहा है कि जब तक सभी बंधकों को नहीं छोड़ा जाता तब तक कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। हमास कहता है जब तक हमला नहीं रुकता तब तक बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान भी खूब चर्चा में है। 25 अक्टूबर को वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मिले, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। इजराइल हमास जंग पर बोले, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि इजराइल और पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में सुधार आ रहा था। हमास इससे परेशान था, उसने इसी खुन्नस में हमला किया। बाइडेन का इशारा इजराइल सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन डील की तरफ था। दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी, लेकिन समझौता होने से पहले ही जंग शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि जंग के बाद डील की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। इस नॉर्मलाइजेशन डील के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बाइडेन ने ईरान की धमकी पर भी बात की। कहा, अगर हमारे सैनिकों पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। ईरान को तैयार रहने की जरूरत है। दरअसल जंग के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़े हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये सब ईरान के उकसावे पर हो रहा है। वैसे ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने जमीनी हमला शुरू किया तो अंजाम बुरा होगा। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। शुभ रात्रि।